दोस्तों, टाटा कैपिटल के आईपीओ की आज शुरुआत हो चुकी है और रिस्पॉन्स अगर आप देखें तो ग्रे मार्केट में थोड़ा-सा ठंडा है। लेकिन अगर हम कंपनी के फंडामेंटल के हिसाब से देखें तो बहुत ही बेहतर लग रहा है। तो आगे की क्या संभावना बन रही है? क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए? एक्सपर्ट की क्या राय निकल के आ रही है और इसकी जो पेयर कंपनियों से तुलना करके समझेंगे कि कितने ये मजबूत है। इस प्राइस पे क्या वाक़ई में सस्ता है ये आईपीओ या ये इस समय आईपीओ ठीक नहीं लग रहा है। तो 2 बड़ी इससे ऊपर एनबीएफसी है जिसमें बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस। अब ये तीसरी एनबीएफसी है तो उनसे तुलना भी करके देखेंगे और आने वाले समय क्या संभावना बनेगी, क्या लिस्टिंग के बाद यहाँ पे कुछ संभावना पॉजिटिव बनेगी और लिस्टिंग कहाँ तक होगी, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो टाटा कैपिटल आईपीओ आज खुल चुका है सुबह 9 बजे। 8 अक्टूबर तक आपके पास मौका है, आप बोली लगा सकते हैं और इसकी जो प्राइस बैंड रखी गई है वो 310 से 326 रखी गई है। तो अपर प्राइस बैंड में ही आपको बिड लगानी होगी। इस पब्लिक इशू के माध्यम से कंपनी 15,512 करोड़ रुपए फंड जुटा रही है। 2025 का ये सबसे बड़ा आईपीओ है। फ्रेश इक्विटी जारी की जा रही है और साथ में इसमें ओएफएस भी यानी ऑफर फॉर सेल भी है। ये मिक्स है आईपीओ है और फिलहाल इसकी रेस्पॉन्स तो अच्छी दिखाई दे रही है। तो अभी फ़िलहाल अगर आप इसका जीएमपी देखें तो ग्रे मार्केट में जीएमपी 13 रुपीज़ के आसपास प्रीमियम पे है, तो ये काफ़ी कम हो गया है। आप देखें इसका जीएमपी एक समय 28 के आसपास था, वो गिरते हुए 13 पे आ गया है और इससे क्लियरली समझ सकते हो कि स्थिति दबाव की दिखाई दे रही है। वीकेंड पर टाटा कैपिटल का जो जीएमपी था वो 20 रुपीज़ प्रति शेयर के हिसाब से, अब जैसे ही बाजार में आईपीओ खुला है जीएमपी और नीचे आ गया। इससे एक बात समझ में आ रही है कि बहुत शानदार लिस्टिंग की भी उम्मीद हम नहीं कर सकते क्योंकि जीएमपी लगातार नीचे आ रहा है। किसी कंपनी में जीएमपी लगातार बढ़ता है तो समझ में आता है कि लिस्टिंग बम्पर होगी, पर यहाँ पे जीएमपी लगातार नीचे भी आ रहा है। तो ये उन लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित सौदा हो सकता है जिन्होंने आईपीओ में अप्लाई नहीं किया लेकिन वो बाज़ार से शेयर खरीद सकते हैं, उनको सस्ते भाव में वो शेयर मिल सकते हैं। तो ये जीएमपी गिरने की वजह ओएफएस में लोग काफ़ी कम ही इंटरेस्ट लेते हैं और साइज़ बहुत बड़ी है, तो हो सकता है कि ये लिस्टिंग के बाद इसमें तेज़ी की उम्मीद बने क्योंकि लिस्टिंग बाज़ार के ऊपर भी डिपेंडेंट है। अगर बाज़ार अच्छा रहता है तो थोड़ी लिस्टिंग अच्छी होती है और बाज़ार में कमजोरी है तो लिस्टिंग भी दबाव में आ जाती है। तो आईपीओ की टोटल साइज 15,511 करोड़ रुपए की है जिसमें 6,846 करोड़ रुपए के फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं, जबकि 8,665.87 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो निवेशकों को कम से कम एक आईपीओ के लिए अप्लाई करना होगा। 46 शेयरों का लॉट तय किया गया है। तो ये देखिए टाटा कैपिटल लिमिटेड के आईपीओ के शेयर का अलॉटमेंट 9 अक्टूबर 2025 को होने की उम्मीद है, जबकि 13 अक्टूबर को लिस्टिंग हो सकती है दोनों एक्सचेंज पर। टाटा कैपिटल ने यहाँ पे MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार अपॉइंट किया है। कोटक महिंद्रा कैपिटल, BNB परिबास, सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया, HDFC बैंक, HSBC सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट इंडिया, ICICI सिक्योरिटीज, IIFL कैपिटल सर्विसेज, JP मॉर्गन, BSC, SBI कैपिटल मार्केट्स और एक्सिस कैपिटल को आईपीओ का मैनेजर अपॉइंट किया है। टाटा कैपिटल की बात करें, टाटा ग्रुप की यह कंपनी है और इसमें टाटा सन्स की हिस्सेदारी 93% है। बाकी टाटा ग्रुप और टाटा ट्रस्ट की हिस्सेदारी है। कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से अपर लेयर में एनबीएफसी का दर्जा हासिल है। मार्च 2025 तिमाही कंपनी का नेट प्रॉफिट 31% बढ़कर 1000 करोड़ के आसपास रहे। ऑपरेशन से जो रिवेन्यू है उसमें 50% की वृद्धि हुई और वो 7478 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में नेट प्रॉफिट 3655 करोड़ रहा है। टोटल रिवेन्यू 28,313 करोड़ के आसपास रहा है, तो इसकी मजबूत स्थिति को दर्शाता है। तो आईपीओ खुलने से पहले ही देख सकते हो कि टाटा कैपिटल ने एंकर इन्वेस्टर से 4,640 करोड़ रुपए की रकम जुटा ली है। इस लिस्ट में कई नामचीन और घरेलू और विदेशी संस्थान शामिल थे, जिसमें LIC ने काफ़ी बड़ा निवेश किया है। करीब 700 करोड़ रुपए लगाकर उन्होंने 2.15 करोड़ शेयर खरीद लिया, यानी LIC ने भारी भरकम निवेश कर दिया है। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल स्कीम, HDFC म्यूचुअल फंड्स, आदित्य बिरला सन लाइफ,
DSP, एक्सिस, कोटक और निप्पॉन लाइफ AMC जैसे जो बड़े बड़े फंड्स हाउस है उन्होंने यहाँ पे हिस्सेदारी ली है, उन्होंने निवेश किया है। विदेशी निवेशकों में मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैच्स, नोमुरा, गवर्नमेंट पेंशन फंड, ग्लोबल फंड जो है नॉर्वे सॉवरेन फंड, इन्होंने भी यहाँ पे दाव लगाए। तो एक अच्छी बात है, बड़े बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे भरोसा जताया, उन्होंने इसको एंकर इन्वेस्टरों ने इसको पूरी तरह से खरीद लिया है। तो इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी NBFC है टाटा ग्रुप की। कंपनी का बिजनेस देखें तो रिटेल, SME, कॉर्पोरेट लोन्स देती है। इसके अलावा वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी कंपनी करती है। तो ये देखें 2025 तक कंपनी की कुल परिसंपत्तियाँ 2.52 लाख करोड़ रुपए और ग्रॉस लोन 2.33 लाख करोड़ रुपए रहा है। यह बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस के बाद तीसरे नंबर की NBFC है। कंपनी का ग्रॉस NPA मात्र 2.1% है, जो इंडस्ट्री में सबसे कम स्तरों में गिना जाता है। कंपनी का नेटवर्क देश भर में है, 27 राज्यों में और केंद्र शासित राज्यों में फैला हुआ, जहाँ पे 1516 इसकी ब्रांचेज है। तो ये सबसे अच्छी बात है कि इसका ग्रॉस NPA बहुत कम है, तो इससे मजबूती इसकी समझ में आती है। तो यहाँ पे प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर पर टाटा कैपिटल की वैल्यूशन फाइनेंस 2025 की बुक वैल्यू के हिसाब से 4.1 गुना है और फाइनेंस 2025 अर्निंग के 33 गुना पर है। यह इंडस्ट्री के एवरेज से थोड़ा नीचे है, यानी एक तरह से देखें तो इसकी जो प्राइस है वो फेयर है। तो यहाँ पे देखो कि मेहता इक्विटीज़ के वाइस सीनियर प्रेसिडेंट प्रशांत तापसे के अनुसार टाटा कैपिटल ने IPO प्राइस को सावधानीपूर्वक तय किया है ताकि निवेशकों को लंबी अवधि के लिए आकर्षक रिटर्न की गुंजाइश बने। कंपनी ने इसे इंडस्ट्री से थोड़ा नीचे रखा है, इससे लिस्टिंग के समय अच्छा पॉप देखने को मिल सकता है। तो आपने देखा होगा कि बजाज फाइनेंस का जब IPO आया था उन्होंने उसको काफ़ी ऊपर रखा था, लेकिन इस बार कंपनी ने टाटा सन्स ने इसको नीचे रखा। IPO की प्राइस ज़्यादा नहीं रखी है, अट्रैक्टिव रखी है, जिससे आने वाले समय में उम्मीद यहाँ पे बढ़ने की ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो टाटा कैपिटल जो फ्रेश इशू के बारे में राशि मिलेगी उसे अपने Tier 1 कैपिटल को मजबूत करने में उसका इस्तेमाल करेगी, जिससे आगे के लैंडिंग ग्रोथ को सपोर्ट मिल पाएगा। फाइनेंशियल 2023 से 25 के बीच में टाटा कैपिटल की आय 56% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जबकि नेट प्रॉफिट में 10% की वृद्धि के साथ 3655 करोड़ के आसपास पहुंची है। तो ये अच्छी बात है। तो एक बार इसको हम देख लेते हैं डेट वाइज के कैसा है। तो IPO 6 अक्टूबर 2025 आज से खुल चुका है और 8 अक्टूबर 2025 तक आप इसमें दाव लगा सकते हैं शाम को 5 बजे तक। टोटल इशू की साइज 15,511.87 करोड़ की है। प्राइस बैंड 310 नीचे और ऊपर की तरफ अपर बैंड में 326 पर शेयर है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 14,996 करोड़ का करना होगा। लॉट साइज़ की 46 की है और अलॉटमेंट 9 अक्टूबर 2025 को उन्हीं की उम्मीद है और लिस्टिंग होगी 13 अक्टूबर 2025 को। अब एक बार हम इसकी जो पेयर कंपनियां जो इसके ऊपर 2 कंपनियां उसको कंपेयर कर लेते हैं। तो सबसे ऊपर आपको पता होगा कि यहाँ पे श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस ऊपर है, उसके बाद में तीसरे नंबर की कंपनी है। अब ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखें तो टाटा कैपिटल का 28,313 करोड़ के आसपास है, बजाज फाइनेंस का 69,684 करोड़ का है, जबकि श्रीराम फाइनेंस का 41,834 करोड़ का है। अब यहाँ पे अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें 5.2% है टाटा कैपिटल का, बजाज फाइनेंस का 9.9% है, जबकि श्रीराम फाइनेंस का 9.6% है। पी रेशियो की बात करें तो 37.9x है टाटा कैपिटल का, बजाज फाइनेंस का 37.8x है, जबकि श्रीराम फाइनेंस का 12.1x है। PB रेशियो इसका 4.1x का है, जबकि बजाज फाइनेंस का 6.5x है और श्रीराम फाइनेंस का 2x है। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 12.6% है, बजाज फाइनेंस का 19.2% है, श्रीराम फाइनेंस का 18.6% है। कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी देखिए तो 16.9% है टाटा कैपिटल का, बजाज फाइनेंस का 21.9% है, तो श्रीराम फाइनेंस का 20.7% है। ग्रॉस स्टेज 3 लोन रेशियो 1.9% है टाटा कैपिटल का, बजाज फाइनेंस का 1% है और श्रीराम फाइनेंस का 4.6% है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो 42.1% है टाटा कैपिटल का, बजाज फाइनेंस का 30.2% है, तो श्रीराम फाइनेंस का 30.5% है। बोरोइंग टू इक्विटी 6.6x है टाटा कैपिटल का और 3.7x है बजाज फाइनेंस का, 4.2x है श्रीराम फाइनेंस का। और लोन बुक देखें Q1 की तो 2,33,399 करोड़ के आसपास है टाटा कैपिटल की, जबकि बजाज फाइनेंस की 4,41,450 करोड़ की है और श्रीराम फाइनेंस की 2,72,249 करोड़ के आसपास है। इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि काफ़ी शानदार बिजनेस है। अब इसके हम बिजनेस को देख किस तरह से बढ़ रहा है, इसके रिजल्ट फाइनेंशियल देखें तो फाइनेंशियल 2023 में 13,637 करोड़ का टोटल रेवेन्यू था। अब फाइनेंशियल 2024 में बढ़ के ये 18,198 करोड़ तक पहुंचा और फाइनेंशियल 2025 में 28,370 करोड़ तक पहुंचा है।
कंपनी के एसेट की बात करूँ 1,35,626 करोड़ थी 23 में, 24 में ये बढ़ के 1,76,694 करोड़ तक पहुँची और फाइनेंशियल ईयर 2025 में ये 2,48,465 करोड़ तक पहुँची है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 2,946 करोड़ था फाइनेंशियल 2023 में, फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये बढ़ के 3,327 करोड़ तक पहुँचा, तो फाइनेंशियल 2025 में 3,655 करोड़ तक पहुँचा। लगातार आप देखें तो प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें तो 5.1% था 23 में, 24 में 5% रहा, थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन 25 में 5.2% हुआ। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें भले ही आपको शॉर्ट टर्म में इतना फ़ायदा है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए इसमें बहुत ही बेहतर लग रहा है। पे इसके कुछ रिस्क भी है और कुछ इसके पॉइंट इसके फेवर में भी है। तो पहला जो इसका पॉइंट फेवर में वो है ट्रस्टेड टाटा ब्रांड एंड मार्केट लीडरशिप। सेकेंड है हाई क्रेडिट क्वालिटी रेटिंग, तो काफ़ी अच्छी इसकी रेटिंग है। तीसरा है लो रिस्क वेल स्प्रेड लोन बुक, ये 3 आपको इसमें पॉजिटिव पॉइंट दिखाई देगा। उसके बाद में स्टेबल एसेट क्वालिटी, इसकी एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, एनपीए बहुत कम है और प्रोविज़न भी कम रखा हुआ है। और अंतिम है स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंटीग्रेशन, तो ये इसके प्लस पॉइंट है। यहाँ पे कुछ कमजोरियाँ भी, रिस्क भी है, तो वो है हाई डिपेंडेंस ऑन बोरोइंग। सेकेंड है राइजिंग क्रेडिट कॉस्ट। अगला रिस्क है रेगुलेटरी स्क्रूटिनी एंड कॉम्प्लाइंस, और अगला है ग्लोबल एंड डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट शॉक। तो ये कुछ कमजोरियाँ भी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो ये आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छी संभावना है और लिस्टिंग में इतनी तेज़ी देखने को तो नहीं मिल सकती, लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो जो मार्केट एक्सपर्ट है उनको कहना है कि आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।